सो गुड इवनिंग वंस अगेन। लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, ठीक है। सर्कुलर मोशन में लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, कल हमने क्या क्या पढ़ा था? रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना। कैसे निकालते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या फॉर्मूला था रेडियस ऑफ कर्वेचर का, कौन बताएगा? जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, वो इस पाथ पर चल रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बतानी है, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बतानी है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड पता होनी चाहिए, है ना। मान लो ये इस सर्कल में घूम रहा है, ये इसका सर्कल है और ये इसका सेंटर है, तो इस पॉइंट पर स्पीड पता होनी चाहिए। और इस मान लो यहाँ पर इसका इस पर फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो एक्सेलेरेशन इस तरफ आएगा, ये इसका नेट एक्सेलेरेशन है ना। मान लो एंगल है थीटा, तो कौन सा वाला कंपोनेंट लेंगे इसका? इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा ये वाला और एक होगा ये वाला। तो कौन सा वाला कंपोनेंट लेंगे, परपेंडिकुलर वाला या टेंजेंशियल वाला? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाला। हमें पता है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर बाई ए सी। ए सी यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर वाला। यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, ए थीटा को देखो, ए साइन थीटा या ए कोस थीटा? साइन थीटा। साइन थीटा। तो यहाँ पर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या लेंगे, v स्क्वायर अपॉन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ये फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ये हमने पढ़ा था, इस पे क्वेश्चंस भी किए थे हमने, याद है? हाँ। कल 2 क्वेश्चन कराए थे इस पे, सबको समझ में आया था? यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो किसी एट एनी इंस्टेंट किसी इंस्टेंट पर एक पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है 3i के प्लस 4j के, और उसके एक्सेलेरेशन गिवन है 2i के प्लस 2j के, 2i के प्लस, ये इसका एक्सेलेरेशन दोनों गिवन है आपको, वेलोसिटी भी गिवन है और एक्सेलेरेशन भी गिवन है। हमसे पूछा है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस इंस्टेंट। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस इंस्टेंट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। इस इंस्टेंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है हमें, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों गिवन है। तो हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो ये जो एक्सेलेरेशन है, इसका वो कंपोनेंट हमें निकालना है जो ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। समझ में आया? तो कैसे निकालेंगे? अगर वो आ गया तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या बोला मैंने, समझ में आया सबको? यस सर। तो इस एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट निकालो जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। सोचो कैसे निकाला जाए। कल हमने बहुत सारे कंसेप्ट भी पढ़े थे, मुझे आंसर भी देते जाओ। सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा एक्सेलेरेशन जरूरी है, सेंट्रीपिटल या टेंजेंशियल? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जरूरी है क्या, नहीं है? एंगुलर एक्सेलेरेशन जरूरी है क्या? नो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलेरेशन कितना होता है, 0 होता है हाँ ना? सर। अगर पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, मतलब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या हुआ, 0। बट उसमें एक एक्सेलेरेशन होता है, कौन सा वाला, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ही तो डायरेक्शन को चेंज करता है। समझ में आया?
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलते जाओ, मैं पूछते जा रहा हूँ लास्ट V square upon R. वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर v कांस्टेंट है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना कंटिन्यूसली। समझ में आया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? R into alpha. r इंटू अल्फा, है ना? वेक्टर फॉर्म में होता है r अल्फा क्रॉस r, फिर उसको हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अल्फा r साइन 90 लिखते हैं, तो साइन 91 हो जाता है। तो क्या फॉर्मूला आता है? r इंटू अल्फा। समझ में आया? या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन r, 80/r। ठीक है, आया इसका आंसर? देखो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा इन दोनों, हमें क्या निकालना है यहाँ पे? रेडियस निकालना है। पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। समझ में आया? तो मान लेते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी मान लो, और ये एक्सेलरेशन। ठीक है, हमने मान लिया। और मान लो इनके बीच का एंगल है थीटा, जो हमें नहीं पता। इनके बीच का एंगल है थीटा, जो हमें नहीं पता। तो अब हम कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? एक कंपोनेंट इसका आएगा ये वाला, ए कोस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा ये वाला, ए साइन थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या फॉर्मूला होगा? कैसे निकालेंगे? वी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा। तो ना तो हमें थीटा पता है, अभी थीटा पता है क्या आपको? नो सर। तो अब या तो थीटा निकाल लो, थीटा निकालना आता है हमें, डॉट प्रोडक्ट से दो वेक्टर के बीच का एंगल का थीटा निकाल लो। समझ में आया? वैसे निकाल के थीटा निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं। एक और तरीका क्या है, देखो ध्यान से देखो। मुझे पता है अगर मैं ए कोस थीटा निकाल लूं, अगर ये कंपोनेंट निकाल लूं, तो ए साइन थीटा भी मिल जाएगा ना, कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा। कैसे मिलेगा? ए साइन थीटा क्या है? ए टी, सॉरी ए सी, और ये क्या है? ए टी, और ये ए। हमें पता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अगर हमें ए टी मिल जाए, मतलब ए कोस थीटा, तो हमें ए सी भी मिल जाएगा ना। ए तो पता ही है, ए कितना है? मतलब एन एट कितना है? ये एन एट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना है? √8, है कि नहीं है? एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है? यस सर। तो अगर हमें 2 ए टी मिल जाए, ए टी मतलब ए कोस थीटा, तो क्या हमें ऐसे भी मिल जाएगा? समझ में आया? तो ए कोस थीटा कैसे निकालेंगे? हमें पता है ए डॉट बी, ये होता है ए बी कोस थीटा। होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो यहां से ए कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ए डॉट बी अपॉन बी। होगा कि नहीं होगा? ऐसा पहले भी कर चुके हैं ना हम। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर निकालना आता है कि नहीं आता है? हाँ हाँ। तो यहाँ पर हमें दो वेक्टर है ए और बी, तो इसको देखो तो ए एक्सेलेरेशन, दूसरा वेलोसिटी, ए डॉट वी इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी कोस थीटा। होगा कि नहीं होगा? स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया मैंने। हाँ, यस होगा कि सर। नहीं होगा? अरे यस नो तो बोलो। यस सर। तो यहां से देखो ए और कोस थीटा मुझे चाहिए, तो ए कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ए डॉट बी अपॉन क्या बचेगा नीचे? बी। समझ में आया? यस। अब ए डॉट बी, ए डॉट बी यहां से निकाल लो। डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है ना, 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 2 8। समझ में आया क्या? तो ए डॉट बी कितना होगा? 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 2 8।
समझ में आया क्या डॉट प्रोडक्ट निकालना दोनों वेक्टर का? हाँ, अरे तो आता है ना सबको। Yes, sir. देन v क्या है इसका मैग्नीट्यूड, तो v क्या होगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। समझ में आया? हाँ हाँ सर. तो a cos थीटा कितना आ गया बताओ? 14/5. प्लस 8 14/5 आ गया। समझ में आ गया? ये a cos थीटा आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं? a cos थीटा मतलब ये टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट है एक्सेलेरेशन का। एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट है यहाँ पे, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। तो ये आ गया at। समझ में आया? अब हमें पता है कि a नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता? क्योंकि at और ac परपेंडिकुलर होते हैं। होता है कि नहीं होता है? हाँ सर. अरे इन दोनों का रिजल्टेंट यही होगा ना, a नेट। जो ये गिवन है आपको, ये दिस इज a नेट। समझ में आया? यस सर. तो a नेट का स्क्वायर, ये a नेट है √8। तो √8 का स्क्वायर 80 कितना आया? 14/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। समझ में आया? हाँ, अरे Yes, समझ में sir. आ गया? तो 8 √8 का स्क्वायर इज 8 माइनस 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196. 196 अपॉन 25 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो कितना बचा है? 25 25 4 इंटू by 8 25. 25 इंटू 8 200 माइनस 1 4/25 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहां से मुझे AC की वैल्यू मिल गई। कितना आया? 2/5। 2/5. AC मतलब a sin थीटा। AC यही ना, a sin थीटा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा v स्क्वायर। v कितना था? v कितना है? 5। ये निकाला ना v। यस सर. v का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 अपॉन 2/5। तो हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 125/2 125. मतलब 62.5 मीटर। ये आंसर। समझ में आ गया कैसे किया मैंने? यस. तो हमने क्या किया, दो वेक्टर गिवन थे, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलेरेशन वेक्टर। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट निकाला अलोंग द वेलोसिटी। बट उसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए। तो वो भी हमने निकाल लिया इससे। समझ में आया? ठीक है, लिख लो। सर जो आपने ए बी वाला करा है ना, वो वाला वापस बता सकते हो क्या? क्या चीज फिर से बोलो? सर वो ए बी वाला किया ना आपने, मतलब ए बी वाला वो कैसे किया वो बताओ ना वापस. ये ये देखो, ए वेक्टर और वी वेक्टर, दो वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी क्या होता है? ये फॉर्मूला लिखा ना मैंने पहले। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कोस थीटा। कोई भी दो वेक्टर है ए और बी, उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कोस थीटा। तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए वी कोस थीटा। समझ में आया? हाँ सर. तो यहां से मैं मुझे ए कोस थीटा ये वाली वैल्यू निकालनी है, ए कोस थीटा की। समझा सर. ठीक है, तो ए कोस थीटा कितना आएगा? ए डॉट बी अपॉन वी। तो ए डॉट वी निकाल लिया, डॉट प्रोडक्ट 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन वी। वी मैग्नीट्यूड निकाल लिया। समझ में आया? यस सर. लिखो।
सर 1 मिनट ऊपर करोगे? हम्म, डन। हेलो सर। हाँ बोलो। सर इसका वेक्टर प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, हमें एक कोस थीटा चाहिए था, वो किससे मिलेगा? वेक्टर प्रोडक्ट से डायरेक्ट ए साइन थीटा मिलता, बट उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए टाइम लग जाता। समझ में आया? यस सर। लिख लिया? हटा दूं? अब लिखो, अब लिखो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर, डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। हमने पढ़ा था ना मैकेनिक्स में ब्रांचेस, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में क्या होता है? अरे बोलो ना यार, रिप्लाई तो क्या करो। डायनेमिक्स मतलब क्या होता है? मोशन, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ कॉज मोशन। ऑफ स्टडी ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन, मतलब कॉज ऑफ मोशन किस वजह से होता है? फोर्स की वजह से। तो सर्कुलर मोशन में भी कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से होता है। मुझे बता, सर्कुलर मोशन होने के लिए कौन सा फोर्स कंपलसरी है, सेंट्रीपिटल या टेंजेंशियल? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स कंपलसरी है। मान लो कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, तो इसमें पक्का सेंटर की तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? सेंटर की तरफ। टेंजेंशियल फोर्स लगना जरूरी नहीं, बट सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बहुत जरूरी है। समझ में आया क्या? तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, Yes, इसको क्या sir. बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है v²/r। समझ में आया? मान लो एक पार्टिकल है, सर्कल में घूम रहा है, तो इसको घुमाने के लिए एक फोर्स लग रहा है कंटिन्यूसली, जो नेसेसरी है, सेंटर की तरफ लग रहा है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? तो यही फोर्स है जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन होता है। कौन से फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन होता है? कौन से फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज होती है? अरे हम इतने टाइम से यही तो पढ़ रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्सक्यूज मी सर। दो तरह के फोर्स होते हैं, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। टेंजेंशियल से मैग्नीट्यूड, सर एक्सक्यूज मी। है ना, और सेंट्रीपिटल से डायरेक्शन चेंज होती है। टेंजेंशियल फोर्स से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है जिससे मैग्नीट्यूड चेंज होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है जिससे डायरेक्शन चेंज होती है। समझ में आया क्या? हाँ, तो सर कोई भी एक्सक्यूज मी। हाँ यस, कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपने सर मैं हेलो हाँ, हाँ बोलो। सर मैं लेट इसलिए हूँ क्योंकि अब मेरी कॉलेज अब भी हुई है सर, इसलिए लेट हूँ। ओके कोई बात नहीं, आपका नाम बोलो। सर कासिम। ओके कासिम। सो अभी हमने ये टॉपिक जस्ट शुरू किया है। कल एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वही वाला किया था। अभी जस्ट ये नया टॉपिक शुरू हुआ है, ध्यान से समझो इसको। कि जैसे मान लो एक बॉडी है, उसको मैंने स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, ये बॉडी है ना, इसको मैंने स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, और इसको मैं ऐसे स्प्रिंग से पकड़ के ऐसे घुमा रहा हूँ। समझ में आया क्या? तो ये कैसा मोशन कर रही है? सर्कुलर। सर्कुलर मोशन। तो स्प्रिंग में कौन सा फोर्स आता है? टेंशन। इस स्प्रिंग में एक टेंशन लग रही होगी जिसकी डायरेक्शन अलोंग द स्प्रिंग लग रही होगी। जब ये स्प्रिंग यहाँ आ जाएगी, तभी टेंशन की डायरेक्शन यहाँ आ जाएगी, ऐसे। तो देखो ये टेंशन कंटिन्यूसली किस तरफ लग रही है? सेंटर। सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर ये टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया क्या? समझ में आया? यस सर।
तो हर सर्कुलर मोशन में कोई ना कोई फोर्स जरूर होता है जो एज ए सेंट्रिपिटल फोर्स वर्क करता है। एज ए सेंट्रिपिटल फोर्स उसका काम होता है सर्कल में घुमाना। जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे सन है और ये अर्थ है, सन के अराउंड अर्थ घूमती है ना, अपने ऑर्बिट में। बताओ सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। वो किधर लगता है? वो इस लाइन के लॉन्ग ही लगता है, ये ऐसे लगता है अर्थ पर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। समझ में आया क्या? जब अर्थ यहां आ जाएगी तब ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखो सेंटर की तरफ ही लग रहा है, तो यहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह कौन सा फोर्स काम कर रहा है बताओ? ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया? तो जहां पर भी कोई ना कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, जैसे मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन भी तो घूमता है न्यूक्लियस के आसपास, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ भी सर्कुलर होता है, तो उसमें भी कोई सेंट्रिपिटल फोर्स होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? Yes, बताओ। यस सर। होगा। वो फोर्स कौन सा है? जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके आसपास, तो वहां पर कौन सा फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स बनता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। न्यूक्लियर। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो समझ में आया? यहाँ पर इनके सेंटर टू सेंटर जो फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो ये फोर्स भी सेंटर की तरफ ही लग रहा है, तो हर वो फोर्स जो सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ लगता है वही सेंट्रिपिटल फोर्स होता है। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स है सेंट्रिपिटल फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रिपिटल फोर्स इन दिस केस। तो सेंट्रिपिटल फोर्स कोई अलग से नया फोर्स नहीं पढ़ना है हमें। सेंट्रिपिटल फोर्स एक वो फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ लगता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में टेंशन था, सेकंड एग्जांपल में ग्रेविटेशनल फोर्स है, थर्ड एग्जांपल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देखो। जैसे मान लो एक इस तरह का पाथ है, ठीक है, इस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया और छोड़ दिया। मुझे बताओ ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चलेगा या फिर ऐसे चलेगा? हाँ, इस पर ऐसे चलेगा, सर्कुलर पाथ में चलेगा मतलब। तो कोई तो फोर्स लग रहा होगा, कोई तो फोर्स लग रहा होगा इसको ऐसे घुमाने के लिए। बताओ यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ये घूम रहा है ना, तो बताओ किस फोर्स की वजह से घूम रहा है? नॉर्मल। नॉर्मल। यहाँ पे मान लो इसका सेंटर ही है, तो देखो हर जगह नॉर्मल लग रहा है। ये नॉर्मल इसके सेंटर की तरफ लग रहा है ऐसे। नॉर्मल कौन लगा रहा है? नीचे की सरफेस। इसको कौन घुमा रहा है ऐसे? ये नीचे से नीचे वाली सरफेस को नॉर्मल लगा रही है ऐसे, और ये सेंटर से पास हो रहा है नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स है। नॉर्मल इज सेंट्रिपिटल फोर्स है यहाँ पे। समझ में आया? यस सर। यस सर। आया समझ में? एक और एग्जांपल देखो, फील आ रही है सेंट्रिपिटल फोर्स? हर सर्कुलर मोशन में कोई ना कोई फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाता है। समझ में आया क्या? जैसे मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है ऐसे, ये सर्कुलर ट्रैक है, ये इसका सेंटर है, हम इसको टॉप से देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं, रोड है ऐसा, ऐसे ऐसे सर्कुलर रोड होते हैं ना जिसमें हम टर्न लेते हैं ऐसे। समझ में आया क्या? तो इस पे कार निकल रही है ऐसे, तो इस कार का पाथ भी कैसा है? ऐसे टर्न ले रही है। तो बताओ कौन से फोर्स, कोई तो फोर्स होगा जो यहाँ पे सेंटर की तरफ लग रहा होगा ऐसे।
लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा। ऐसा कोई तो फोर्स होगा जो इसको ऐसे कार को ऐसे घुमा रहा है सर्कल में। बताओ कौन सा फोर्स है यहाँ पे? फ्रिक्शन होगा। यस, Friction. फ्रिक्शन है। मान लो इस रोड पे फ्रिक्शन नहीं होता तो हम बाहर की तरफ स्लाइड होते कि नहीं होते? मान लो हाँ अगर इस सर। रोड पे फ्रिक्शन नहीं हाँ होते सर। तो हम बाहर की तरफ ऐसे बाहर की तरफ स्लाइड हो जाते। मान लो एकदम स्मूथ रोड है, एकदम टर्न आ जाए, उस पर आप टर्न लो एकदम स्मूथ, ऑयल गिरा हुआ है, तो आप टर्न ले पाओगे क्या? लो। मान लो एकदम स्मूथ रोड है, उस पर ऑयल ऑयल गिरा दिया पूरे रोड पे, तो बिल्कुल स्मूथ रोड हो जाएगा, और वो भी टर्न पर। और जैसे ही वो टर्न आया उस ऑयल पे, जैसे आपने कार चलाई, कार एकदम बाहर। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं मिला घूमने के लिए। समझ में आया? तो यहाँ पे कौन सा फोर्स हाँ सर। सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, जो सेंटर की तरफ लग रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लग कर रहा है। समझ में आया? सो बनाओ ये सारे केस। तो इससे एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो एक फोर्स हमेशा होता है, चाहे वो टेंशन हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे नॉर्मल हो, जो पाथ को सर्कल में घुमाए रखता है ऑब्जेक्ट को। समझ में आया? वही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। ये सारे डायग्राम बनाओ। Done, sir. नो सर। बनाओ बनाओ। ठीक है। सो हमें क्या पता है? फोर्स सर्कुलर मोशन, कौन सा एक्सेलेरेशन इज नेसेसरी? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज नेसेसरी, है कि नहीं है? और ये एक्सेलेरेशन कौन लाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। हैंस सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। सो एंड हमने देखा इन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया? सो इन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस different types of force provides centripetal force। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल दो मुझे। कौन कौन से फोर्स डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हमने देखे? जैसे टेंशन, नॉर्मल, नॉर्मल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, Friction. फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स भी देखोगे आप बाद में क्लास 12th में, ठीक है। एफएम इज मैग्नेटिक फोर्स। सो ये डिफरेंट डिफरेंट फोर्स है
इन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जैसे टेंशन का एग्जांपल एक बार और देख लो कि जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है, वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और ये स्ट्रिंग से ये ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है ऐसे। ठीक है, मान लो इस सर्कल की रेडियस है r और इस ऑब्जेक्ट का मास है m, है ना? तो इसमें टेंशन कितनी लग रही होगी ये हमें बताना है। कितनी टेंशन लग रही होगी? टेंशन लग रही होगी मास इनटू इट्स एक्सेलेरेशन। समझ में आया? मान लो ये v की स्पीड से घूम रहा है। कितनी स्पीड से घूम रहा है? v की कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन कितना होता है? ये कौन सा सर्कुलर मोशन है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। इसमें एक्सेलेरेशन कौन सा है? सेंट्रीपिटल वाला। कितना होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन? v स्क्वायर बाय r। v स्क्वायर बाई r। तो टेंशन कितनी होगी? टेंशन की हमने एफबीडी बनाई ना इसकी, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है टेंशन, उसको मास इनटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन भी इसका किधर होता है? सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। हाँ, टेंशन की तरफ ही तो एक्सेलेरेशन होता है। ये एक्सेलेरेशन है ना, समझ में आया? तो इस टेंशन को मैंने मास इनटू एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया क्या? हाँ, तो m हाँ सर। v Yes, sir. स्क्वायर बाई r, इतनी टेंशन लग रही स्ट्रिंग में। ये आंसर है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी यही होता है, mv स्क्वायर बाई r। वो कौन है यहाँ पे? टेंशन है। समझ में आया? हाँ सर। यस। सो यहाँ पे टॉपिक में ऊपर लिख लेना, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऊपर कहीं लिख लेना। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सर थोड़ा ऊपर का लिख दीजिए। लिख लिया? सर वेट। सर सुनो ना। हाँ बोलो। सर एमजीएम के कॉलेज का पेपर आप सेट करने वाले हो फिजिक्स का? यार अभी तक मुझे नहीं पता है, पता होगा तो सर बता क्योंकि दो। हम लोग को डेट आ गया, 1 तारीख से एग्जाम है। हाँ मैंने मैसेज में देखा अभी। तो सर उसमें फिर हम लोग अभी बोला है 1 2 3 पीसीएम का टेक्स्ट बुक्स में से ही पढ़ना है ना, टेक्स्ट बुक के पहले 3 हाँ, चैप्टर्स। कौन कौन से? 1 2 3। एक मिनट सर। लिख लिया सबने? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, हाँ, मैथमेटिकल मेथड्स, मोशन इन अ प्लेन। ये पढ़ा दिया ना, ये तो सब।
हाँ पढ़ा दिया, मतलब ये 3 करना है, टेक्स्ट बुक मैथमेटिकल में से करना मेथड्स है ना, मींस मैथमेटिकल टूल्स, वो तो बहुत अच्छे से कर लिया होगा सबने। हाँ सर। देन मोशन इन ए प्लेन, उसमें सब आ जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, वो भी हो गया है। और यूनिट एंड मेजरमेंट यूनिट्स अभी एंड मैंने थोड़े मेजरमेंट्स। दिन पहले पढ़ाया। सो अच्छा स्कोर कर सकते हो इसमें, ज्यादा सिलेबस तो आ नहीं रहा है कुछ भी। ठीक है, और सर पेपर पैटर्न क्या रहेगा? वो तो यार अभी पता नहीं, कॉलेज के हिसाब से ही फाइनल होगा वो तो, मुझे नहीं पता अभी इसका कुछ भी। क्या ठीक है, सर? पता लग जाएगा लेकिन तुम्हें एग्जाम से पहले। सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आ गया? देन लिखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स के बारे में भी तुमने सुना होगा, और स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी होता है, सर सेंट्रीपिटल फोर्स लें या सेंट्रीफ्यूगल लें, और ये कैंसिल क्यों नहीं हो जाते? ऐसा भी पढ़ते हैं बच्चे कि अंदर सेंट्रीपिटल लगता है, बाहर सेंट्रीफ्यूगल लगता है, तो कैंसिल क्यों नहीं हो जाते? समझ में आया कि ये सब डाउट क्लियर करना है हमें आज। सबसे पहले तो देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। ये भी कोई नया फोर्स नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है, अभी मैं याद दिलाऊंगा। मुझे बताओ, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन? एक्सेलरेटेड। सर्कुलर मोशन में हमेशा एक्सेलेरेशन तो होता ही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन तो होता ही है हमेशा। समझ में आया? सो सर्कुलर मोशन, देखो बेसिक से चलते हैं। सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था इनर्शियल फ्रेम, एंड हमने 2 टाइप की फ्रेम पढ़ी थी, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? याद आया कुछ? इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, ऐसा पढ़ा था हमने, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। यस सर। तो मुझे बताओ, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या डिफरेंस होता है? इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होती है जिसमें एक्सेलेरेशन 0 होता है कि नहीं होता है? और नॉन इनर्शियल वो फ्रेम होती है जिसमें एक्सेलेरेशन 0 नहीं होता है। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, अब मैंने लिफ्ट का एग्जांपल दिया था, याद है? एक लिफ्ट में एक ऑब्जेक्ट है जो हैंग किया हुआ एम मास का, अगर ये लिफ्ट रेस्ट पर है तो ये इनर्शियल फ्रेम में है कि नहीं है? अगर लिफ्ट रेस्ट पर है और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब भी एक्सेलेरेशन 0 होता है, मींस एक्सेलेरेशन 0 है इसका, तो ये कौन सी फ्रेम में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट? इनर्शियल। हाँ, इनर्शियल फ्रेम में। और अगर मान लो एक लिफ्ट है, ये इसमें ऑब्जेक्ट की लिफ्ट ऊपर या नीचे विद सम एक्सेलेरेशन जा रही है, तो ये कौन सी फ्रेम में रखा हुआ है? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। मुझे बताओ कौन सी फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं थे? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। हमने दोनों में टेंशन निकाली थी। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ लगा के टेंशन गलत आ रही थी, नहीं आ रही थी? समझ में हाँ आया? सर। तो हमने एक सूडो फोर्स लगाया था नॉन इनर्शियल फ्रेम में। यस सर। वो सूडो फोर्स किधर लगता है? अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन, लगता है कि नहीं लगता है? हाँ Yes. सर। क्या वो हर कभी लग जाता है, या फिर अगर हम एफवीडी बनाते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठकर तब लगता है? सर एफपीडी बनाते नॉन इनर्शियल एफपीडी बनाते हैं तभी तो लगता अगर है। मैं इस ब्लॉक की एफवीडी, अगर मैं इसी लिफ्ट में बैठकर बनाऊं, अगर मैं इसी लिफ्ट में बैठकर बनाऊं, तो अगर इस ब्लॉक की एफवीडी कैसे बनेगी? विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट एम मास, तो टेंशन तो ऊपर है, mg नीचे है ना, प्लस एक सूडो फोर्स
m इंटू ए, एक्सेलेरेशन कितना था लिफ्ट का, a ऊपर, तो नीचे लगेगा सूडो फोर्स, ये सूडो फोर्स है। समझ में आया? तो यहां से अब विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट तो ये रेस्ट पर ही है ना, तो टेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स बैलेंस हो जाएंगे mg प्लस ma। समझ में आया? आंसर आ गया mg प्लस ma। ऐसे किया था ना हमने, याद आया? तो सूडो फोर्स लगाने से न्यूटन्स लॉ वैलिड हो गए थे, याद आया क्या? अरे जल्दी बोलो, यस नो मत, यस नो बोलो, याद आ sir. गया ये? Yes, sir. तो सूडो फोर्स कौन सी फ्रेम में लगाते हैं? नॉन नॉन इनर्शियल। इनर्शियल, Non-inertial. हाँ, किधर लगाते हैं? opposite to the direction of acceleration. अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम। कितना लगाते हैं? ma, हाँ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसकी भी हम एफबीडी बना रहे हैं उसका मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम। ये सब याद है ना? याद आ गया? yes sir. हाँ सर। हाँ, तो मुझे बताओ, सर्कुलर मोशन भी तो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो सर्कुलर मोशन इज आल्सो एन एक्सेलरेटेड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, हेंस सर्कुलर मोशन, या ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। समझ में आया क्या? yes sir. सर्कुलर मोशन क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है ना। तो अगर मैं सर्कुलर मोशन वाले ऑब्जेक्ट में बैठकर ही, सर्कुलर फ्रेम में बैठकर ही अगर मैं एफबीडी बनाऊं, तो मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठकर बना रहा हूं, जैसे मैंने लिफ्ट में बैठ के बनाई थी। समझ में आया क्या? तो मुझे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? yes sir. वो सूडो फोर्स ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो इधर, अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो इधर, जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल कर रहा है एक पार्टिकल, ठीक है, ये वो पार्टिकल है, इसका मान लो मास है m, मान लो स्ट्रिंग के साथ ही कर रहा है, तो इस पे टेंशन लग रही होगी अंदर। समझ में आया? ऐसे लग रही होगी ना। मुझे इसकी टेंशन कैलकुलेट करनी है, तो एफबीडी बनानी पड़ेगी, एफबीडी बनानी पड़ेगी ना। अरे यस नो तो बोलो। Yes sir. तो अगर Yes, मैं sir. ग्राउंड पर देखकर एफबीडी बनाऊं, तो ग्राउंड तो इनर्शियल फ्रेम है। समझ में आया क्या? yes sir. तो अगर मैं ग्राउंड पर देख के बताऊं तो मेरे रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है, और मेरे रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आता है कि नहीं आता है? yes sir. इसका एक्सेलेरेशन तो 0 है ना ग्राउंड के, हाँ, ये तो इनर्शियल फ्रेम में। इसका एक्सेलेरेशन कितना है? v²/r। तो इस पर इसकी एफबीडी बनाओ ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ही m मास है, तो इस पर टेंशन इधर लग रहा है, इसका एक्सेलेरेशन भी इधर है, m मास इसका, तो क्या लिखेंगे, t = m × a, ये लिखेंगे ना। तो एक्सेलेरेशन कितना है? yes sir. v²/r, r इसकी स्ट्रिंग की लेंथ या रेडियस, तो टेंशन कितना आ जाएगा, mv²/r। ये ऐसे निकालना तो आता ही है टेंशन, ये हमने ग्राउंड फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम में बैठ के निकाला। समझ में आया क्या? yes हाँ sir. सर। हाँ, समझ में हाँ, आया? सर। जैसे इस यहाँ पर अगर मैं टेंशन निकालूं, यहाँ पर ग्राउंड फ्रेम, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालूं, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर मैं एम मास की एफबीडी बनाऊं, तो टेंशन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये ऊपर जा रहा है ना, रेस्ट पर थोड़ा ना है। समझ में आया क्या? Yes sir. sir. तो नेट फोर्स क्या लिखूंगा, T - mg = मास इनटू एक्सेलेरेशन, ऐसे लिखूंगा ना। तो वही आ गया, देखो T = mg + ma। तो ये वाली एफबीडी मैंने किसके रिस्पेक्ट में लिखी, ये वाली इक्वेशन ये मैंने लिखी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है तुमको, तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो, इसलिए फिर से पढ़ा रहा हूं। समझ में आया क्या? yes हाँ sir. yes सर। sir.
तो चाहे तुम ग्राउंड में बैठ के बनाओ या लिफ्ट में बैठ के, अगर ग्राउंड में बैठ के बनाओगे तो सूडो फोर्स लगाने की जरूरत है क्या? मैंने यहाँ पे कोई सूडो फोर्स लगाया क्या? इस एफबीडी में देखो, कोई सूडो फोर्स No, लगाया sir. क्या? नो सर। नहीं। बट अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बनाऊं, ये एफबीडी मैंने बनाई है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट तो ये रेस्ट पर है। समझ में आया क्या? तो फिर तो यहां पर अगर मैं सूडो फोर्स ना लगाऊं तो T इक्वल टू mg आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? गलत आंसर है। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. तो मुझे एक सूडो फोर्स लगा के सही आंसर लाना पड़ेगा, इसलिए हम सूडो फोर्स लगाते हैं। समझ में आया क्या? नॉन इनर्शियल फ्रेम में टू वैलिड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आया क्या समझ में? Yes, sir. वैसे ही यहाँ पे देखो, मैंने ये एग्जांपल एक कि मुझे टेंशन कैलकुलेट करना है, तो अभी मैंने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट किया है। अब मैं इसकी कैलकुलेशन देखो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कर, विद रिस्पेक्ट टू इसी में अगर मैं बैठ जाऊं, मान लो ये पार्टिकल, अगर मैं इसी फ्रेम में बैठ जाऊं, ये पार्टिकल है, ठीक है, मैं इसी पर बैठा हुआ हूं, जैसे मैं उसमें लिफ्ट में बैठ गया था, वैसे अगर मैं इसी पर बैठ जाऊं, अब मैं एफबीडी बना रहा हूं, अब मैं एफबीडी बना रहा हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पर आ जाएगा ना। अब मैं कौन से फ्रेम में हूं? ये कौन सी फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम में, क्योंकि मैं सर्कुलर मोशन कर रहा हूं मैं खुद, तो मेरे अंदर भी एक एक्सेलेरेशन है जिसके मेरे रिस्पेक्ट में एफबीडी बना रहा हूं ना, मैं खुद सर्कुलर मोशन कर रहा हूं। समझ में आया क्या? Yes, sir. ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो इसमें एक सूडो फोर्स लगेगा। वो किधर लगेगा बताओ? यस सर। इसका सर एक्सेलेरेशन आउटवर्ड। Outward. एक्सेलेरेशन है अंदर की तरफ, तो सूडो फोर्स इसके किधर अपोजिट लगेगा? रहेगा। इसके अपोजिट। इधर लगेगा सूडो फोर्स, और इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो अब एफबीडी कैसी बनेगी? देखो ध्यान से देखो। वैसे तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी बना सकते हैं, बट दोनों से आना चाहिए, क्योंकि हम जब टफ क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे नॉन इनर्शियल फ्रेम में एफबीडी बनाते हैं। मैंने बताया था ना हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि टफ क्वेश्चन भी इजीली सोल्व हो जाते हैं। समझ में आया? तो हमेशा एफबीडी बनाना नॉन इनर्शियल फ्रेम में, जैसे सर्कुलर मोशन की फ्रेम में सीखो, तो वहां पे आपको बार बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं तो इस पर एक फोर्स तो लग रहा है टेंशन अंदर, और बाहर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। समझ में आया? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो इसका मास है m, तो मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम। एक्सेलेरेशन कितना है? एक्सेलेरेशन कितना है? अरे v स्क्वायर बाय r है ना, v स्क्वायर बाय r है ना। और ये इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पर ही है। आप सर्कल में बैठे हो जिस ऑब्जेक्ट पर, वो ऑब्जेक्ट आपके रिस्पेक्ट में घूम रहा है क्या? पूरी दुनिया घूम रही है, वो तो रेस्ट पर है ना आपके रिस्पेक्ट में। सोचो आप मेरी को राउंड में से बैठे हुए हो घोड़े पे, तो घोड़ा आपके रिस्पेक्ट में घूम रहा है क्या? नहीं। नो सर। अगर ग्राउंड से देखते तो फिर वो घूमता हुआ दिखता। अब तो आप उस घोड़े पे बैठ गए तो वो तो वहीं के वहीं है ना, पूरी दुनिया घूमते हुए दिख रही है। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो मैं उस घोड़े की एफबीडी बना रहा हूँ उसी पर बैठकर, तो वो तो मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर आ गया ना। तो रेस्ट पर फोर्स बैलेंस होने चाहिए। तो एक तो अंदर लग रहा है टेंशन स्ट्रिंग से जिससे कनेक्टेड है घोड़ा, और एक बाहर मुझे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ हूं। समझ में आया क्या? Yes, sir. और वो बैलेंस होंगे क्योंकि रेस्ट पर है। तो क्या लिखूं यहाँ पे? देखो इससे भी वही आंसर आया। ग्राउंड से बनाओ, ग्राउंड से बैठ के घोड़े को देखो, या घोड़े पे बैठ के बनाओ, दोनों से सेम टेंशन आनी चाहिए। बट एक में सूडो फोर्स नहीं लगेगा, एक में लगेगा। तो बताओ किस में सूडो फोर्स लगा? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम।
समझ में आया क्या? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द कंसेप्ट ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में नहीं लगाना है। अब जैसे बच्चे पूछते हैं सर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैंसिल क्यों नहीं हो जाते? मुझे बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फ्रेम में लगेगा? इनर्शियल। इनर्शियल। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तब लगेगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में जिसमें मैं घोड़े पे बैठा हुआ हूं तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है क्या? नो सर। वो तो रेस्ट पर है ना मेरे रिस्पेक्ट में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग ही नहीं सकता। समझ में आया? यस सर। बट अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तब, और सर्कुलर मोशन करने के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तब सेंट्रीफ्यूगल नहीं लगता है इनर्शियल फ्रेम में, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं तब सेंट्रीपिटल नहीं लगता है। समझ में आया क्या? दोनों अलग अलग चीजें। सेंट्रीपिटल फोर्स इनर्शियल फ्रेम में लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है। आया समझ में? मुझे बताओ ये कौन सा फोर्स है? ये वाला। दिस इज ए सूडो फोर्स, और इसी को ही बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया? ये कौन सी फ्रेम में लगता है? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम में। समझ में आया? और यहां पर हमने T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन लिखा, ठीक है? तो T ये कौन सा फोर्स है? टेंशन यहाँ पे जो mv स्क्वायर बाय, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। टेंशन यहाँ पे कौन सा फोर्स है? यहाँ पे टेंशन कौन से फोर्स की तरह काम कर रहा है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट को कौन घुमा रहा है? टेंशन ही तो घुमा रहा है। समझ में आया? और जो फोर्स घुमाता है वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मुझे दिख रहा है ऑब्जेक्ट घूम रहा है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड ऑब्जेक्ट, इमेजिन करो ऐसे घूम रहा है। समझ में आया? यस सर। तो ऐसे इमेजिन करो तो उसको कौन घुमा रहा है? उसको स्ट्रिंग घुमा रही है। स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स आता है? टेंशन। तो वो टेंशन वहां पे कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। समझ में आया? तो यहां पर ये टेंशन कौन सा फोर्स बन गया? दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फॉर्मूला mv स्क्वायर बाई आर है और सेंट्रीपिटल फोर्स का भी mv स्क्वायर बाई आर है। बोलो दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्या? नो सर। नहीं। अरे वो तो लगाने का तरीका है। अगर आप ग्राउंड फ्रेम में बना लगा रहे हो तो उसको सेंट्रीपिटल बोल देंगे, और अगर सर्कुलर मोशन के फ्रेम में लगा रहे हो तो उसको सेंट्रीफ्यूगल बोल देंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में अंदर की तरफ लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर फ्रेम के रिस्पेक्ट में बाहर की तरफ लगेगा। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. So it is in inertial frame. क्लियर हो गया कंसेप्ट? यस सर। हाँ सर। लिखो। तो पूरा लिखे? हाँ तभी तो, एक साल बाद याद रहेगा क्या? करने लेफ्ट वाला भी? वो तो तुम भूल गए थे इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ाया। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जो आपने लिखा था वहां पे ये भी लिख लेना, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज किधर होती? टुवर्ड्स द सेंटर, रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल में हम लिखेंगे रेडियली आउटवर्ड्स,
समझ में आया? लिख लिया? एक मिनट सर। डन सर। लिख लिया? सो लिखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए सूडो फोर्स। ठीक है, ये हमें तभी लगेगा जब हम सर्कुलर मोशन, मान लो हम जब भी सर्कुलर मोशन में बैठते हैं तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, जैसे कार टर्न ले रही है तो हम बाहर की तरफ ऐसे टिल्ट होते हैं ना, तो वही ये फोर्स है, सूडो फोर्स है ना ये? अरे यस नो तो बोल दिया करो यार। यस सर। हाँ हाँ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए सूडो फोर्स। तो ये किसे लगेगा? इट appears to act on an object which is moving in circular path। समझ में आया? यस सर। जो सर्कुलर पाथ में लग रहा है, ग्राउंड पे बैठे बैठे थोड़ा ना लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उस पर लगता है। और इसकी डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन is always radially outward and magnitude हमें निकालना आता ही है, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम। एक्सेलेरेशन कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल, तो उसके अपोजिट ही लगता है, तो m इनटू एक्सेलेरेशन कितना होता है? v स्क्वायर बाय r, एंड मैग्नीट्यूड इज गिवन एज mv स्क्वायर बाई r। समझ में आया? सेंट्रीपिटल का मैग्नीट्यूड भी यही होता है, बट वो अंदर लगता है और वो इनर्शियल फ्रेम में लगता है, जैसे ग्राउंड से अगर मैं देख रहा हूं तब। आया क्या समझ में? यस सर। हाँ सर। अब क्वेश्चन करते हैं। सर ये लिखने दो ना आपको। हाँ लिख लो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ।
ये मान लो एक स्ट्रिंग से ये पोल से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है और वो पोल घुमा रहा है स्ट्रिंग के साथ दो ऑब्जेक्ट। मान लो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है 2 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये मान लो 2 kg है और ये 3 kg है। मान लो ये डिस्टेंस है 1 मीटर और ये डिस्टेंस भी है 1 मीटर। तो हमसे टेंशन पूछी है दोनों स्ट्रिंग में, इसमें T1 है मान लो और इसमें T2 है। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स, फाइंड T1 T2। निकालोगे या मैं सोल्व करके बताऊं ये वाला क्वेश्चन? स्ट्रिंग में क्या पूछी है, टेंशन। आया आंसर? देखो ये मैं करके बताता हूँ। इस पर अगर हमें टेंशन निकालनी तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम या तो हम ग्राउंड से देखते हुए बना सकते हैं या फिर इसी पर बैठ जाओ। समझ में आया क्या? तो बेटर रहेगा कि तुम इसी पर बैठ जाओ फिर एफबीडी बनाओ, उससे इजी हो जाता है, जल्दी से हो जाएगा। देखना कैसे। अगर मैं 2 kg की एफबीडी बनाऊं, किसकी? 2 kg की। तो 2 kg सर्कल में घूम रहा है बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये जो ऑब्जर्वर है ये वाला, इसके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पर है ना। तो इस पर एक टेंशन ऐसे लग रही होगी अंदर, ऐसे T1 लग रही होगी कि नहीं लग रही होगी? समझ में आया क्या? यस। और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे बाहर लग रहा होगा, वो लग रहा होगा mv²/r। समझ में आया? यस। बट हमें v नहीं पता, हमें ओमेगा पता है। तो इसको हम v क्या होता है? r ओमेगा। तो v की जगह r ओमेगा लिखूंगा तो r ओमेगा² ये भी समझ में आया क्या? तो ये फॉर्मूला भी लिख लो, और mr ओमेगा² दोनों फॉर्मूले इसके। समझ में आया क्या? ये सूडो फोर्स लगाया मैंने। सूडो फोर्स क्यों लगाया? क्योंकि मैं कौन से ऑब्जर्वर कौन से फ्रेम में है? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक सूडो फोर्स लगेगा, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ। ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा ना ऑब्जेक्ट पर। ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, अंदर टेंशन लग रही है इसमें और बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो इसके इक्वल, दोनों इक्वल हो जाएंगे। कितना लगेगा? m कितना है? 2। इसकी रेडियस कितनी है? ये बड़े वाले सर्कल में घूम रहा है, 2 मीटर। ये इस सर्कल में घूम रहा है ना ये वाला। तो समझ में आया? तो इसकी रेडियस है 2 मीटर, मास 2 इंटू रेडियस 2 इंटू ओमेगा कितना? 2 का स्क्वायर। तो कितना आंसर आएगा? 16। तो T1 आ गया 16 न्यूटन। समझ में आया क्या? यस। हाँ। अब 3 kg की एफबीडी बनाओ। 3 kg की एफबीडी बनाने के लिए भी इसी पर बैठ जाओ। ठीक है, तो 3 kg की एफबीडी बनाने के लिए मैंने क्या किया, इस पर बैठ गया मैं। तो अंदर टेंशन लग रही होगी T2, है ना। अब इसके तो इधर भी स्ट्रिंग है बाहर, तो T1 इधर भी लग रहा होगा ऐसे। ये T1 ऐसे बाहर भी लग रहा है, और क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा mr ओमेगा²। समझ में आया क्या? समझ में आया? 3 kg पर तो T2 T1 दोनों साइड से लग रहा है।
आया क्या समझ में? यस सर। Yes, Yes, sir. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों लगाया? क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। सर्कुलर फ्रेम में तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो क्या लिखूंगा? T2 is equal to T1 plus mr ओमेगा स्क्वायर। T1 कितना आया था? 16। इसलिए पहले बाहर से चलो, सबसे पहले बाहर की एफबीडी बनाओ, उससे टेंशन मिलती जाएगी, फिर अंदर जाते जाओ। तो 16 प्लस मास कितना है? 3। इसकी रेडियस कितनी है? 1. 1। ये इसकी रेडियस 1 है ना? 1 इंटू ओमेगा कितना है? ओमेगा तो दोनों का सेम ही है, 2 का स्क्वायर। तो कितना आएगा? 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 16 28 न्यूटन। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? Yes, sir. लिखो फिर एक क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व करो। Done, sir. ये क्वेश्चन सॉल्व करो। वन मीटर और ये ओमेगा है 1 रेडियन पर सेकंड। तो तीनों स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है, T1 T2 T3। T1 T2 T3 सोल्व करो। हो गया? यस सर। T1 9 T1 9 T2 13 और T3 16। ओके, सो क्या करेंगे? इसी फ्रेम में बैठ जाएंगे, इसी एफबीडी पर। तो एफबीडी बनाते हैं तीनों की। तो 3 kg की अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो 3 kg पर T1 अंदर लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रहा है, mr ओमेगा स्क्वायर, है ना? तो T1 इज इक्वल टू कितना होगा? m कितना है? 3। r इसकी कितनी है? 3 इंटू ओमेगा कितना है? 1 इंटू 1, तो 9 न्यूटन आएगा। समझ में आया? यस सर। देन 2 kg की एफबीडी बना दो। तो 2 kg की एफबीडी, इस पर टेंशन किधर किधर लग रही है? इस तरफ लग रही है T2 और इस तरफ लग रही होगी T1, प्लस एक सूडो फोर्स लग रहा होगा mr ओमेगा स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? T2 इज इक्वल टू T1 प्लस mr ओमेगा स्क्वायर। T1 कितना आया था? 9 प्लस मास इसका कितना है? 2 इंटू रेडियस इसकी कितनी है? 2 इंटू ओमेगा 1 इंटू 1, तो कितना आएगा? 13 न्यूटन। समझ में आ रहा है क्या? देन 1 kg लास्ट अंदर वाले ऑब्जेक्ट का। सब देखो, जितना अंदर जाते जाते टेंशन बढ़ती जाती है।
क्योंकि जितना अंदर हम जाएंगे उतना बाहर की तरफ मास इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आया क्या? सो इसकी एफबीडी अगर मैं बनाऊं तो T3 अंदर और T2 बाहर और एक सूडो फोर्स mr⍵²। सूडो फोर्स लगाना आगे सबको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एकदम जल्दी जल्दी लगाना आना चाहिए। T3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? T2 प्लस mr⍵²। तो T2 कितना? 13 प्लस मास कितना इसका? 1 इंटू रेडियस भी 1 इंटू ओमेगा भी 1 इंटू 1, तो कितना है? 14 न्यूटन। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. यस सर। और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये तो हॉरिजॉन्टल सर्कल था, अब वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ठीक है? तो उसमें भी टेंशन निकालते हैं। जैसे मान लो ये एक सिंपल केस कि ऑब्जेक्ट है m मास का, ये भी रेस्ट पर है, ठीक है? तो इसमें टेंशन कितनी होगी? टेंशन होगी mg के इक्वल, होगी कि नहीं होगी? हाँ. हाँ सर। अब ये क्वेश्चन करो। एक ऑब्जेक्ट है, मान लो 10 kg का है, ठीक है? टेन केजी का है ना? ये रेस्ट पर नहीं है, इसकी स्पीड है यहाँ पर, ये जा रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकंड से। तो अब इसमें टेंशन बतानी है, फाइंड टेंशन निकालो। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। जैसे अगर ये रुका होता तो टेंशन आती 100 न्यूटन। सर मास क्या है? 10 केजी। सर ये स्पीड कांस्टेंट है? स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड। देखो अगर इसकी एफबीडी बनाएंगे, इसकी अगर मैं एफबीडी बनाऊं, अलग से बनाऊं इसकी एफबीडी, तो इस पर टेंशन तो ऊपर लग रहा है ना? एक mg नीचे लग रहा है, प्लस एक सूडो फोर्स भी लगेगा ना? अगर मैं इसी फ्रेम में बैठ के बनाऊं तो लगेगा नहीं लगेगा? यस सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो किधर लगेगा, इनवर्ड या आउटवर्ड? आउटवर्ड। तो कितना लगेगा? mv²/r। अच्छा इसकी लेंथ नहीं गिवन है, मान लो इसकी लेंथ है 10 मीटर, ठीक है? तो r इसकी रेडियस है, लेंथ। तो टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg प्लस mv²/r, ये हो जाएगा ना? तो mg कितना, मास कितना 10, g कितना 10, प्लस मास 10, स्पीड भी 10, तो 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 अपॉन रेडियस 10, 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर कितना आया? 200। समझ में आया क्या? आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। लिखो। डन सर। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व करो।
इस इंस्टेंट पर इसमें टेंशन बतानी है, फाइंड टेंशन। सर हम लोग ने 2 टेंशन वाला सम किया ना इसके पहले भी। हाँ, स्ट्रिंग में 2 किया।